नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज हम जो स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ रहे थे उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 20 की बात करेंगे आज हम। 20, 21 और 22 स्वतंत्रता के अधिकार को आज खत्म कर देंगे। अनुच्छेद 20 अधिकार को खत्म नहीं करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 जो होता है कि भारतीय नागरिक हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो, कोई बोर्ड है या कोई अभियुक्त है या कोई दोषी व्यक्ति है। दोषी व्यक्ति मतलब कोई अपराधी व्यक्ति जिसने अपराध किया हो। अभियुक्त किसी के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज हो जाए। अब जैसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज है तो उस मुकदमे में उस व्यक्ति को अभियुक्त माना जाता है, वो अभियुक्त होता है। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इन लोगों को यह संरक्षण मिलता है। क्या संरक्षण मिलता है कि आपराधिक कानून का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा। कोई भी आपराधिक कानून है उसका भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं होगा। भूतलक्षी क्रियान्वयन, मान लो कि कोई व्यक्ति है, आज जैसे 2023 चल रही है, एक व्यक्ति जिसने मान लो कि 2010 में चोरी की थी। 2010 में एक व्यक्ति ने चोरी की थी और उस समय चोरी की सजा का प्रावधान मान लो कि 6 महीने था। ठीक है, 2023 में ये आ गया कि चोरी की सजा का प्रावधान 2 साल हो गया। तो वो जब 2010 में उसने चोरी की थी, 6 महीने की सजा थी, तो आज जो 2 साल की सजा है वो उस पर लागू नहीं होगी। आपराधिक कानून ये होता है कि किसी अपराध के लिए जो कानून बनाया गया है वो पूर्ववर्ती तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। अगर भूतकाल में किसी ने अपराध किया है उसको भविष्य में बनाए हुए नियम के प्रति दंडित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति ने आज से 10 साल पहले चोरी की, वो नियम आज आ रहा है, उस समय चोरी करने के समय ऐसा नियम नहीं था कि इसको सजा हो जाएगी, लेकिन आज चोरी के नियम में ऐसा है कि इसको सजा होगी, तो उसको सजा नहीं मिलेगी जब उसने भूतकाल में चोरी की थी। आज अगर वो चोरी करता है नियम बनने के बाद तो उसको सजा होगी। इसको पहले से लागू नहीं किया जा सकता। ये पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है कि इसको पहले किए गए कृत्य के प्रति दंड को नहीं बढ़ाया जा सकता। जो पहले कोई इसने कृत्य किया था उसके प्रति दंड को कभी बढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसा इसमें कहा गया है। कि पहले मान लो कि जब कोई अपराध किया, कि किसी के साथ मारपीट की, उस समय मान लो कि 6 महीने की सजा थी, बाद में इसको 2 साल कर दिया, तो जब 6 महीने की सजा थी उस समय अपराध किया था तो वही सजा लागू होगी। वो 2 साल वाली सजा लागू नहीं थी जो कि वो भविष्य में आई थी। और ये सिर्फ आपराधिक कानून के लिए है। जो आपराधिक कानून है उसी में ऐसा संरक्षण प्राप्त है कि भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं हो सकता। पहले किए गए कार्य के प्रति भविष्य में दंडित नहीं किया जा सकता, जो उस समय दंड का प्रावधान नहीं था जब उसने कार्य किया था। कोई सिविल कानून है, सिविल कानून में इसको लागू किया जा सकता है, सिविल कानून में ये संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। टैक्स का मामला है, सरकार टैक्स को पूर्ववर्ती लागू कर सकती है, टैक्स के नियम को, टैक्स में भी ये लागू नहीं होगा। भूतलक्षी क्रियान्वयन किया जा सकता है नागरिक कानून में, टैक्स के कानून में। आपराधिक कानून में भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा भाग क्या कहता है कि एक ही अपराध के लिए ना तो एक से अधिक बार मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही दंड किया जा सकता है। किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो और उस अपराध के मामले में अदालत में उसका अपराध साबित हो गया हो, अदालत ने उसको दंडित कर दिया, उसने अपनी सजा काट ली, तो उस सेम अपराध के लिए किसी दूसरी कोर्ट में उसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना ही उसको दोबारा दंडित किया जा सकता है। ये प्रावधान भी सिर्फ अपराध में लागू होता है। जब अपराध में लागू होता है सिर्फ कि न्यायिक कोई न्यायालय है या फिर कोई न्यायिक अधिकरण है, उसी में ये चीज लागू होती है कि एक अपराध के लिए ना तो 2 बार मुकदमा चलाया, एक से अधिक बार मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही उसको दोबारा सजा सुनाई जा सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यायालय और न्यायिक अधिकरण में लागू होता है। कोई विभागीय जांच है, कोई प्रशासनिक कार्रवाई है, उसमें ये लागू नहीं होता है। विभागीय जांच में आपको 2 बार दंडित किया जा सकता है। कोई प्रशासनिक कार्रवाई है उसमें भी दोबारा कार्रवाई की जा सकती है आपके विरुद्ध। सिर्फ आपराधिक कानून जो कि न्यायालय में है उसके बाद 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना ही 2 बार उसको दंडित किया जा सकता है। फिर इसमें तीसरा ये कहता है कि व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति है या कोई अपराधी है जिसने कोई अपराध कर दिया। अपराध के मामले में तो ये लागू होता है कि उसको अपनी, मान लो कि उसको रक्त जांच के लिए भी ले जाया जाएगा, ठीक है, उसको हस्ताक्षर के लिए भी कहा जाएगा, उसको अपना अंगूठा को जो निशान होता है, थंब इम्प्रेशन है, वो भी देना पड़ेगा।
जो सिविल कानून है, सिविल कानून में ये लागू नहीं होता कि व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य किया जाए। कोई मान लो कि कोई दस्तावेज है, किसी दस्तावेज के आधार पे उसकी मान लो अपराध साबित हो सकता है, तो उस दस्तावेज को ढूंढने के लिए भी बाध्य नहीं कर सकती पुलिस आपको। पुलिस खुद उस दस्तावेज को ढूंढेगी, आपको मतलब उस अपराधी को बाध्य नहीं करेगी। फिर है अनुच्छेद 21, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें है कि किसी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसमें विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कि अगर विधि में कोई प्रक्रिया नहीं लिखी हुई है उस तो किसी व्यक्ति को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर विधि में ऐसा उल्लेख नहीं है तो आपको इस स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 21 में है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है इससे जुड़ा हुआ, परीक्षा में सीधा ही पूछा जाता है कि ए के गोपालनवाद किस वर्ष हुआ था। तो ये 1950 में था ए के गोपालनवाद। ए के गोपालनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की संक्षिप्त व्याख्या की थी, छोटी व्याख्या की थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया है उसके विरुद्ध संरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन जो विधानमंडल की प्रक्रिया है उसको नहीं रोका जा सकता, उसके विरुद्ध संरक्षण प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब ये है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है, विधि ने जो प्रक्रिया बनाई है उस प्रक्रिया के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। इस प्रक्रिया को मनमाने तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। कौन लागू करेगा? विधि कौन बनता है? विधानमंडल। भारत में विधानमंडल, संसद, लोकसभा, राज्यसभा। और उसको लागू कौन करता है बनाई हुई विधि को? मंत्रिपरिषद, एग्जीक्यूटिव। तो उस एग्जीक्यूटिव की मनमानी के विरुद्ध तो आपको संरक्षण प्राप्त है कि जो कार्यकारी प्रक्रिया है उसकी मनमानी के विरुद्ध आपको संरक्षण प्राप्त है, लेकिन विधानमंडल के विरुद्ध संरक्षण नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ए के गोपालनवाद में कहा था कि विधानमंडल जैसा चाहे वैसा कानून बना सकता है, जैसे चाहे वैसी विधि बना सकता है विधानमंडल, क्योंकि ये विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है, इस विधि को कंट्रोल नहीं करने की बात नहीं करता है। फिर उसके बाद मेनका गांधी केस था 1978 में। तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना वाला जो निर्णय था, जो गोपालनवाद में जो वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको बदल दिया मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में कहा कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये मेनका गांधी की बात कर रहे हैं, मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कोई उचित मामला है, कोई न्यायपूर्ण मामला है, उसमें रोका जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इस फैसले को यहाँ पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उसको उलट दिया था खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही। ऐसा एक अनुच्छेद भी है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए फैसले को बदल सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले को बदल दिया था। उसमें कहा था कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को किसी उचित मामला है, कोई न्यायपूर्ण मामला है, उसमें रोका जा सकता है। इससे पहले तो इसमें कहा था कि मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध ये संरक्षण प्राप्त होता है, विधानमंडल के विरुद्ध ये संरक्षण प्राप्त नहीं है, ऐसा इसमें कहा था। लेकिन इसमें ऐसा इसने बदल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। मेनका गांधी केस से ही कुछ चीजें पता चली थी। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार जो अवधारणा है, ये मेनका गांधी केस से ही आया था कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। किसी व्यक्ति के सम्मान को आप छीन नहीं सकते, किसी व्यक्ति को आप अपमानित कर नहीं सकते, अपमानित नहीं कर सकते आप। ये गरिमापूर्ण जीवन जीने का मूल अधिकार है एक तरीके से। जीवन की रक्षा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है, अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को। अब कल को मेरे को कोई मारने आ जाए, मैं मेरा बचाव ही ना करूं, बिल्कुल करूंगा मैं मेरा बचाव, क्योंकि मेरे को मेरे जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। निजता का अधिकार, ये बहुत चर्चा में रहता है, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, कि प्रत्येक व्यक्ति की निजता का अधिकार है, उसकी निजता का हनन नहीं होना चाहिए, कोई किसी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं कर सकता है। निजता का हनन जैसे आपकी बातें हैं, आपकी रिकॉर्डिंग है, वो कहीं वायरल नहीं हो सकती, तो ये निजता का अधिकार होता है। आपकी पर्सनल फोटोज हैं या फिर आपकी प्राइवेसी है, आपकी प्राइवेसी, कोई आपकी प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं कर सकता है।
स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। बिना पूछे आपकी कोई फोटो नहीं खींच सकता, निजता का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, एक स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है व्यक्ति को। धूल भरे वातावरण में क्यों रहे, स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है व्यक्ति को। महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार, ये महिलाओं को अधिकार है कि महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, और ये होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। ऐसा मेनका गांधी केस में दिया है हुआ है। विदेश यात्रा का अधिकार, किसी व्यक्ति को विदेश जाने से नहीं रोका जा सकता अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ने उसको किसी अपराध के तहत जाने से, बाहर जाने से नहीं रोका है, तो उसको विदेश यात्रा से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई अपराधी नहीं है, कोई देश का नागरिक है, सच्चा नागरिक है, तो उसको विदेश यात्रा से नहीं रोक सकते कोई भी। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, कि किसी की फांसी को अदर जुर्म में नहीं लटकाया जा सकता। फांसी का जो समय निर्धारित है उस समय फांसी दी जानी चाहिए। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। सुनवाई का अधिकार, अब मान लो किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज हो गया और उसको सीधा ही जेल में नहीं डाला जा सकता। अब से मेरे विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज कर दे तो मैं सीधा ही जेल में नहीं भेजेंगे मेरे को। सुनवाई का अधिकार है कि मेरी भी सुनवाई होनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या है, बात क्या है, माजरा क्या है, मेरा भी पक्ष सुना जाएगा। सूचना का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, आरटीआई। कि क्या चल रहा है, आखिर प्रशासनिक विभाग में क्या है, गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स है उनमें क्या काम हो रहा है, क्या अब तक कार्य हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सब जानने का अधिकार है सूचना का अधिकार के तहत। 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये भी मेनका गांधी केस के तहत है। आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया था कि आर्टिकल 21 में क्या क्या आएगा। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी आर्टिकल 21 में है। जीवन की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 का भाग है। विदेश यात्रा का अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, और 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये आर्टिकल 21 है। ये देखते होंगे आपके राज्य इसके लिए काफी नियम भी बनाते हैं। 14 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसी को लेकर के अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, नया आर्टिकल बनाया गया था, इसी में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21A नया आर्टिकल है कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा भी लोगों का अधिकार है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। 6 से आर्टिकल 21A क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी राज्य के द्वारा। ऐसा एक डीपीएसपी भी हम पढ़ेंगे आगे, नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 45, उसमें भी ऐसा है। वो राज्य का कर्तव्य है कि राज्य को ऐसा कार्य करना है, ये आपका अधिकार है, ये मूल अधिकार है। वो तो राज्य का कर्तव्य है आर्टिकल 45 तो कि राज्य ऐसा कार्य करेगा, लेकिन ये आपका अधिकार है। आप राज्य से ये अधिकार हासिल कर सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसी को लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया था, आरटीई, राइट टू एजुकेशन। आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, याद रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कई बार एग्जाम्स में आता है, खास करके जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम है उनमें पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था। 2009 में बना था। ये भी क्वेश्चन आता है कि कब लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये 2 क्वेश्चन तो बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम्स में। रीट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया था, इसको लागू कब किया गया था, किस संविधान संशोधन के तहत ये आया था, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21 है, क्या कहता है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के विरुद्ध संरक्षण, कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कि कब आपकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। निरोध, निरोध का मतलब होता है कि गिरफ्तारी का मतलब तो हो गया कि
पुलिस आपको गिरफ्तारी करती है, आपको कोर्ट ले जाएगी, आपकी सुनवाई की जाएगी, बहस होगी, उसके पूरी प्रोसेस होती है। निरोध एक हिरासत होती है जिसमें आपको बिना सुनवाई के अपराधी बना दिया जाता है और आपको निवारक हिरासत में भेज दिया जाता है। निवारक हिरासत, ये निवारक हिरासत के तहत बिना सुनवाई के आपको अपराधी बना के निवारक हिरासत में भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए नहीं किया जाता है कि आपने पहले कोई अपराध किया है उसका दंड अब दिया जा रहा है। ये तो ऐसा हो नहीं सकता कि पहले किए गए अपराध के लिए बाद में दंडित नहीं किया जाता जबकि उस समय नियम नहीं हो। तो ये इसलिए नहीं है। निवारक हिरासत इसलिए होती है कि आप भविष्य में ऐसा कोई अपराध ना करें, कि पहले जैसे मान लो कि पहले मैंने कोई अपराध किया हो तो मेरे को इस निवारक हिरासत में भेजा जा सकता है ताकि मैं भविष्य में ऐसा अपराध ना करूं। बिना सुनवाई के हिरासत में भेजा जा सकता है, निवारक हिरासत। इसमें कुछ संरक्षण भी है, कुछ अधिकार भी हैं। क्या? कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ जाए तो कम से कम वो पुलिस से इतना तो जरूर पूछ सकता है कि आखिर मेरे को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, मेरा अपराध क्या है। वो अपना अपराध की इसकी गिरफ्तारी का कारण तो जरूर जानेगा पुलिस से। दूसरा है कि गिरफ्तारी के समय वकील से परामर्श का अधिकार। अगर उसकी गिरफ्तारी हो गई हो तो उसको इतना अधिकार है कि वो अपने वकील को बुला करके उससे बात कर सकता है। वकील से परामर्श का अधिकार है, वकील तो करना पड़ेगा। फिर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, कि जब गिरफ्तारी हुई उस गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष जरूर प्रस्तुत किया जाएगा। ये आपका अधिकार है। किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाए और 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के सामने जरूर प्रस्तुत किया जाएगा, ये जरूरी है। इसके तहत दो प्रावधान है। पहला प्रावधान जो है वो साधारण कानून से जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रावधान जो है वो निवारक कानून से जुड़ा हुआ है। निवारक हिरासत की हमने बात कर ली कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, गिरफ्तारी के समय वकील से परामर्श का अधिकार है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दोबारा देख लो एक बार कि आर्टिकल 20 जो है कि अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। कोई भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं होगा आपराधिक कानून का कि पहले कोई कृत्य किया था और उसके लिए बाद में दंडित किया जाए, बाद में कानून बना करके दंडित किया जाए। अब से आज अगर कोई अपराध हो रहा है और उस आज अपराध मतलब आज के समय में उस अपराध के लिए कोई सजा निर्धारित नहीं है और 10 साल बाद उस अपराध के लिए सजा निर्धारित हो जाए तो आज वाले अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती। उस सजा निर्धारित होने के बाद अगर कोई अपराध करता है वैसा तो उसको सजा दी जा सकती है। एक अपराध के लिए बार बार मुकदमा नहीं चला सकते न्यायालय में, बार बार दंडित नहीं किया जा सकता और स्वयं को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि आर्टिकल 21 में कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। AK गोपालन केस भी हमने देख लिया, 1950 में हुआ था। मेनका गांधी केस देख लिया हमने, 1978 में हुआ था। इसमें इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदला था। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कोई उचित और न्यायपूर्ण मामला है उसमें रोका जा सकता है। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देख लिया हमने, जीवन की रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना होगा, विदेश यात्रा का अधिकार है, 14 वर्ष से कम आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देख लिया हमने। अनुच्छेद 21 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना इसको, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 21 है और अनुच्छेद 21 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, कब इसको बनाया गया, काफी बार पूछा गया है। तो आज हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हमने पूरा पढ़ लिया है। कल हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। मौलिक अधिकारों में भाग 3 पूरा तो नहीं होगा कल वाली क्लास में भी, आगे देखेंगे। पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।